नमस्कार। स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों का हमारे खास और विशेष कार्यक्रम प्रॉपर्टी हेल्पलाइन में स्वागत है। दर्शकों, आप देख रहे हैं कि लगातार हर मंगलवार को सायंकाल 6 बजे हमारे द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं रियल्टर, सुख संपत्ति के संरक्षक और सीईओ रमेश टैलानी। रमेश जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी दर्शकों, आप देख रहे हैं कि आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी समस्त समस्याओं के निवारण के लिए हमारे द्वारा पूर्णतया आपको संतुष्ट वाला जवाब दिया जाता है, जिससे आप भविष्य में अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, किसी तरह का बेचान करते हैं, फ्लैट खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं, किसी भी तरह की कोई भी चीज खरीदते हैं, तो उसके लिए क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए और किस पर क्या समस्या आ सकती है, उसके बारे में भी आपको अवगत कराया जाता है। आपके हर बार जो हमारे पास में सवाल आ रहे हैं, उन सवालों का हमारे यहाँ से बेहतरीन तरीके से जवाब दिया जा रहा है। यह कार्यक्रम सुख संपत्ति और स्वामी न्यूज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जाता है। तो आज हम हमारे दर्शकों के जो सवाल हैं उन पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको हमारे जो रमेश टैलानी जी हैं उनके नंबर टीवी स्क्रीन पर एक बार दिखाना चाहता हूं कि आप व्यक्तिगत रूप से उनसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। उनके नंबर है 9828118898। एक बार दोबारा नोट कीजिए, 9828118898। आप इन नंबरों पर संपर्क करके रमेश टैलानी जी से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं और अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी से जुड़ी समस्याएं उनका जवाब पा सकते हैं। तो आइए चलते हैं, हमारे जो दर्शक हैं उनके सवाल हमारे पास में आए हुए हैं, एक बार देखते हैं। जी हमारे हितेश कुमार लिख रहे हैं। जी जी दोबारा भेज दिया है इन्होंने। पहले वाले जो हितेश जी है, इन्होंने दोबारा एक बार भेज दिया। अभी जो आज के आए हुए हैं सवाल वो देख लेते हैं। अभिषेक उपाध्याय, ये देखिए दोबारा दोबारा आ गए हैं पिछली बार के। ये नया सवाल आया है हमारे पास में। रजनीश कुमार जी लिख रहे हैं, मुझे 20 से 25 लाख निवेश करना है, कहाँ करना चाहिए, आपसे सलाह चाह रहे हैं। जी अगर अजमेर की बात हो रही है तो अजमेर में मैं सलाह देता हूँ निवेश के लिए जमीन लीजिए अपकमिंग एरियाज में जो नए डेवलपिंग एरियाज है। अजमेर शहर के या हर ये फॉर्मूला कहीं भी अपनाया जा सकता है। हमेशा शहर की जनसंख्या बढ़ती जाती है, उसके हिसाब से लोग बॉर्डर को एक्सपांड करते रहते हैं। आज से 10 साल पहले बॉर्डर शहर में था, 20 साल पहले और शहर में था। हर साल, हर 5 साल 10 साल में शहर के नए नए बॉर्डर बनते हैं। तो सिटी बॉर्डर पे जहाँ पे कनेक्टिविटी हो, जहाँ अच्छी सड़कें बनी हो, जहाँ भविष्य में कोई स्कूल आ रहे हो, यूनिवर्सिटी आ रहे हो, हॉस्पिटल आ रहे हो, मॉल आ रहे हो, या कोई फैक्ट्रीज आ रही हो, ऑर्गेनाइजेशन आ रही हो, ऐसी जगह पर अगर आप निवेश करेंगे तो शुरुआत में आपको कम दाम पे प्रॉपर्टी मिलेगी और थोड़ा वेट करेंगे, 5 साल 10 साल का वेट करेंगे तो कई गुना तक फायदा हो सकता है। आमतौर पर 5 से 10 गुना फायदा 10 साल में होते दिखता है। तो 20 से 25 लाख रुपए अगर अजमेर निवेश करना चाहेंगे तो मैं रिकमेंड करूंगा जनाना अस्पताल के आगे, पुष्कर बाईपास के आगे, वहां पे कुछ अच्छी ऑर्गेनाइज डेवलप टाउनशिप है, अप्रूव टाउनशिप्स है, उसमें निवेश कर सकते हैं। वहां आपको इसमें मिल जाएंगे, इस बजट में मिल जाएगा। जी तो बिल्कुल रजनीश जी, आपको जो इन्वेस्ट करने का तरीका बिल्कुल बता दिया है कि आप कहाँ पर किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 20 से 25 लाख रुपए का निवेश है, इन फ्यूचर आप चाहते हैं कि आपको बेटर रिटर्न मिले, तो उसके लिए ये तरीका बिल्कुल सही रहेगा। हमारे जो अगले दर्शक हैं लालचंद, वो लिख रहे हैं कि REIT और फ्रैक्शनल एसेट्स क्या होता है और इसमें निवेश की प्रक्रिया क्या होती है। जिस तरह म्यूचुअल फंड होता है उसमें छोटे छोटे निवेशक अपना पैसा डालते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनी उनको पूल करती है, इकट्ठा करती है और अलग अलग शेयर्स में लगाती है और उनसे जो फायदा होता है वो निवेशकों में बांटती है। REIT और फ्रैक्शनल एसेट भी एक तरह का रियल एस्टेट का म्यूचुअल फंड कह सकते हैं आम भाषा में। इसमें भी होता है, छोटे इन्वेस्टर से छोटी राशि लेके बड़ी प्रॉपर्टी निवेश किया जाता है। आमतौर पर ये कमर्शियल प्रॉपर्टी में किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर कि पूना में एक वेयर हाउस बन रहा है जिसकी कीमत है 5 करोड़ रुपए। अब हर किसी के लिए संभव नहीं है, छोटे इन्वेस्टर के लिए संभव नहीं होता कि 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर सके। तो 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख करके एक कंपनी होती है, वो ऐसे 5 से 25 लाख रुपए तक लोग छोटे इन्वेस्टर से पैसा लेती है। उनको उनके निवेश के अनुपात में शेयर दिए जाते हैं कंपनी के, ताकि वहाँ पे वो बड़े प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर सके और उस कंपनी जो फायदा होता है, जो भी उसके अप्रिसिएशन होता है या जो उसका रेंटल आता है, तो वो निवेशकों में बांटा जाता है। फ्रैक्शनल असेट भी होता है कि किसी असेट का फ्रैक्शन लेना, एक हिस्सा लेना। जैसे कि अजमेर में अनंता एक रिजॉर्ट है, जो उदयपुर में अनंता था। अनंता में काफी रिजॉर्ट में काफी कॉटेजेस थे, तो उन्होंने कॉटेजेस बेचे थे। तो पूरा रिजॉर्ट खरीदना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक
विला या उसमें एक कॉटेज खरीद लेते रहे, 50 लाख से 75 लाख तक मिलता था। तो वो करते हैं, उसका जो भी रेंट आता है कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट बांटती है। तो ये कुल मिला के बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का एक आकर्षक नया मॉडर्न तरीका है, जो कि धीरे धीरे पॉपुलर होता जा रहा है। अभी बैंगलोर, पुणे, मुंबई जैसे शहरों में काफी लोग इस पे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और जल्दी हम अजमेर में लॉन्च करने वाले हैं। और इसके लिए सारी कई जानकारी यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप सर्च मारेंगे मिल जाएगा। लेकिन ये निवेश के लिए एक आकर्षक फ्यूचर के लिए अच्छा तरीका है। हमारे अगले दर्शक हैं, एक बार चलते हैं। ये लिख रहे हैं कि रेडी फ्लैट और अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट में से कौन सा लेना सही रहता है? पिछले 10-15 सालों का अनुभव ये रहा है कि 80% बिल्डरों ने टाइम पे पोजीशन नहीं दिया है, और कई जगह क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज भी हुआ है। बेचते समय डेवलपर बिल्डर काफी अच्छे आकर्षक ब्रोशर बनाते हैं, आकर्षक बातें करते हैं, सैंपल फ्लैट अच्छा बनाते हैं, पर जब डिलीवरी होती है तो कई बार लोगों को निराशा हाथ लगती है। तो अगर आप एंड यूजर हैं और अगर आपको रहना ही है खुद के लिए, तो और रिस्क नहीं, अगर आपकी पहली प्रॉपर्टी है तो मैं ये कहूँ रिस्क ना ले, रेडी मूव प्रॉपर्टी जाए, जहाँ देख ले, जहाँ सारी सुविधाएं देख ले, सारी पहलुओं को ध्यान में रखने बाद लेते हैं तो रिस्क कम रहता है। बट कई बार ऐसा होता है कि हमें जो प्रॉपर्टी चाहिए वो हमें वैसी रेडी नहीं मिल रही है, तो अंडर कंस्ट्रक्शन में जाया जा सकता है। बट उसमें बिल्डर का पुराना बैकग्राउंड पता कीजिए, उसके रेरा के रजिस्ट्रेशन नंबर, सर्टिफिकेशन डिटेल देखिए, कब पोजीशन दे रहा है, और रेपुटेशन जरूर चेक कीजिए बिल्डर की, और आसपास बैंक से भी पता कीजिए कि ये लोनेबल है कि नहीं है, तो किया जा सकता है। फिर भी सलाह ये रहेगी रेडी भी जाए, रेडी ना मिले तो अंडर कंस्ट्रक्शन लिया जा सकता है। कुछ इन्वेस्टर होते हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन लेते हैं, बट वो एक इसमें टाइम का रिस्क रहता है। इन्वेस्टर अंडर कंस्ट्रक्शन ले सकता है, पर एंड यूजर को मैं ये कहूंगा रेडी टू मूव में जाए, वो सही रहता है, वो सेफ रहता है। जी, देखिए रमेश जी, हम आपसे, आप वास्तु के भी जानकार हैं और ज्योतिष का भी हमने सुनने में आया कि आपको सारा नॉलेज है, ज्ञान है। वास्तु के हिसाब से हमारे एक दर्शक है, उन्होंने पूछा है कि जो ट्रेंगल प्लॉट होता है, त्रिकोण वाला, ये क्या अशुभ माना जाता है? क्योंकि कई जगह धारणा है कि जो चौकोर होता है, आयताकार वर्गाकार टाइप के हैं, ये लेने चाहिए, लेकिन जो त्रिकोण होता है वो सही नहीं रहता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो वास्तु का जो प्रमाणिक ग्रंथ है वास्तु संहिता, जो लगभग 3-2,500 साल पहले लिखी गई थी, वो प्लॉटों के लिए नहीं लिखी गई थी, वो लिखी गई थी कंस्ट्रक्शन के लिए। वास्तु होता कंस्ट्रक्शन पे, जी निर्माण पे। क्योंकि आज से 2-3 हजार साल पहले इस तरह की प्लॉटिंग नहीं होती जो आज प्लॉटिंग होती है। जी उस टाइम ये नियम बने थे मंदिरों, महलों, किलों के लिए। तो जो कहते थे निर्माण होना चाहिए वो चौकोर होना चाहिए। चौकोर होने में क्या होता है, सुविधा ज्यादा रहती है। त्रिकोण में काफी जगह का वेस्टेज बहुत होती है, चौकोर में इस्तेमाल ज्यादा होता है, ज्यादा स्पेस मिलता है आपको, और इस कारण से सबसे वो बाकी जो टेढ़े मेढ़े प्लॉट होते हैं वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं, कहते हैं। सीधी बात है, अगर आपका प्लॉट चौकोर है और अच्छा, जिसका फ्रंट अच्छा है, डेप्थ अच्छी है, तो आप इसमें एक अच्छा मकान बना सकते हैं, सुविधाजनक कर सकते हैं। त्रिकोण में आपको कंस्ट्रक्शन का एरिया कम मिलता है, तो ऑफ कोर्स जमीन की कीमत ज्यादा होती है लेकिन एरिया कम मिलता है। तो प्रेफर तो चौकोर ही करना चाहिए, लेकिन अगर त्रिकोण मिल जाए तो उसके अंदर अगर आपको लगता है बड़ा प्लॉट है, 1,000 गज का प्लॉट है जिसमें आपको जो 500 गज ही बनाना है, तो त्रिकोण में भी आप चौकोर मकान बनाइए, तो आपका वास्तु अच्छा हो जाएगा। तो प्लॉट का नहीं होता, कंस्ट्रक्शन में वास्तु कैसा होता है। बेसिकली वास्तु का बेसिक नियम यही है कि आपके घर में जहां आप रहते हैं वहां प्राकृतिक रोशनी आनी चाहिए, सूरज की, जी प्रॉपर ऑक्सीजन होनी चाहिए। और पहले जब पानी की व्यवस्था नहीं होती थी तो हम कहते थे किलो में पानी, बारिश का ऐसा होना चाहिए ताकि पानी की स्टोरेज हो सके। तो पानी की आज वर्तमान समय में तो ऐसी समस्या नहीं है, पर हवा रोशनी का प्रवाह जरूर होना चाहिए, तो उसका वास्तु अच्छा होता है। जी और रमेश जी, वास्तु की बात चली है तो वास्तु के हिसाब से हमारा एक प्रश्न और है। आम धारणा ये रहती है कि दुकान और मकान को लेकर के गौमुखी और नाहरमुखी जो बात चल रही है, वर्षों से चल रही है, और पुरानी मान्यता के अनुसार भी जो बुजुर्ग हुआ करते थे वही कहते थे कि मकान गौमुखी होना चाहिए लेकिन दुकान नाहरमुखी हो तो भी चल सकती है। तो क्या भेद है इनमें, किस तरह से लेना चाहिए? गौमुखी सही रहता है या नाहरमुखी सही रहता है? प्रैक्टिकली देखा जाए तो गौमुखी नामुखी ऐसा नहीं है, ये बना था किलों के लिए। जब किले बनते थे तो किलों को सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा बनाया जाता था कि जिसके आगे की तरफ से कम हो चौड़ा, ताकि आक्रमण, जो दुश्मन को आक्रमण करने में मुश्किल है, क्योंकि इसको छोटा ही टारगेट मिलता है। अगर नाहर मुखी हो तो आगे फ्रंट चौड़ा होता है, ज्यादा चौड़ा होता है, तो दुश्मन को आक्रमण करने के लिए ज्यादा स्पेस मिल जाता है। जी तो इसलिए ये किले बनते थे, वो यही कहते थे कि आगे इसका मुख छोटा रखना चाहिए
तो गाय का आकार होता था, इसलिए गाय का तुलना की जाती थी, क्योंकि उस टाइम ये ट्रिग्नोमेट्री, ज्योग्राफी और ये ऐसी चीजें, बीज गणित, अंक गणित और ये ट्रायंगल डिजाइन वगैरह बनती नहीं थी। तो उस टाइम जानवरों के हिसाब से या जो भी प्राकृतिक उदाहरण उपलब्ध होते थे उसका देते थे। नारमुखी बिजनेस के लिए इसलिए अच्छा माना जाता है, उसका फ्रंटेज ज्यादा अच्छा होता है, तो उसकी विजिबिलिटी ज्यादा अच्छी होती है। अगर आते जाते लोगों को कोई दुकान का बोर्ड दिखता है या दुकान बड़ी दिखती है तो उसका प्रभाव पड़ता है, उसको बिजनेस को फर्क पड़ता है, उसको मार्केटिंग कम करनी पड़ती है। इसलिए व्यवहारिक रूप से कहा जाता है कि अगर नाहरमुखी हो, आगे से चौड़ा हो, तो दुकान कमर्शियल के लिए अच्छा होता है, और छोटा हो नाहरमुखी वो घर के लिए अच्छा होता है। पर जैसे मैंने आपको बताया, ये नियम किलो के लिए बने थे, मकानों पे अप्लाई नहीं होता है। वो तो डिपेंड करता है आपका प्लॉट कैसा है और कैसा बनना चाहिए। तो सीधी सी बात है, अगर गौमुखी होगा तो आपको सस्ता मिलेगा प्लॉट आमतौर पर। जी बिल्कुल। और दर्शकों, आपने देखा कि जो आपके प्रश्न हैं उनका बिल्कुल सटीक तरीके से जवाब दिया गया है। जो जिस प्रकार से आप संतुष्ट हो सकते हैं उसी प्रकार से कि किलों के लिए ये नियम शुरू में प्रारंभ हुए थे, लेकिन मकान के लिए इस तरह का कोई भी आवश्यक नहीं है। एक हमारे दर्शक और जुड़े हैं, उन्होंने लिखा है, मैंने 7 साल पहले फ्लैट बुक कराया था, बिल्डर ने प्रोजेक्ट को रेरा के तहत रजिस्टर्ड नहीं कराया है, मैं रेरा के तहत शिकायत कैसे करूं, शिकायत की प्रक्रिया भी बताएं। देखिए, अगर वो प्रोजेक्ट रेरा के दायरे में आता है, रेरा के दायरे में होता है अगर 500 गज से ज्यादा का प्लॉट हो या किसी ऐसी योजना में जहाँ 8 से ज्यादा यूनिट हो, 8 या 8 से ज्यादा यूनिट हो, तो रेरा के दायरे में आता है। और अगर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको कंप्लीट सर्टिफिकेट नहीं मिला, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो आप रेरा में शिकायत कर सकते हैं। रेरा में शिकायत के लिए 2 तरीके हैं, आप डायरेक्ट उसकी वेबसाइट पे जाके भी शिकायत कर सकते हैं पूरी डिटेल के साथ, लेकिन आपको सारे सबूत होने चाहिए। आपने कब बुक कराया, आपका एग्रीमेंट डेट होना चाहिए, आपने कितना पैसा दिया है, ये सारे सबूत होने चाहिए। नहीं तो किसी एक्सपर्ट रेरा के वकील होते हैं, वो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वकील के थ्रू करिए, तो वो ज्यादा आसान रहेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप खुद भी करना चाहें तो खुद भी डायरेक्ट केस करने की भी ऑप्शन है, और हर राज्य की रेरा की वेबसाइट पे वो ऑप्शन मिल जाएगा। और अधिक चाहते हैं तो मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिले, मैं आपको पूरा गाइड कर दूंगा। हमारे अगले दर्शक एक बार देखते हैं कि ये टी पॉइंट पर प्रॉपर्टी लेने के क्या फायदे और नुकसान है। आमतौर पे लोग कहते हैं वास्तु में टी पॉइंट का शुभ माना जाता है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ऐसा वास्तु में कहीं लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि टी एक अंग्रेजी शब्द है जी, और भारत में अंग्रेज अभी अगर 75 साल आजाद हुए हैं और उससे 200 साल पहले, यानी 275 साल पहले अंग्रेज भारत में आए थे, जबकि वास्तु हजारों साल पुरानी है। तो आज से 2000-3000 साल पहले टी शब्द का कोई उल्लेख ही नहीं था। ये हाँ, इससे मिलता जुलता शब्द तिराहा, तो कहते तिराहे पे मकान नहीं होना चाहिए। उसके पीछे क्या होता था कि पहले के टाइम में जो वाहन चलते थे, घोड़े, रथ वगैरह चलते थे, उनमें हॉर्न नहीं होता था, तो मोड़ पे अक्सर जहाँ तिराया होता है, मोड़ होता है, तो वहां पे अक्सर एक्सीडेंट होता था। वास्तु में लिखा हुआ है तिराहे पे वीथी बनता है, वीथी में संतान हानि का योग रहता है। तो अक्सर पहले ऐसा होता था, घोड़े दौड़ते आते थे, अचानक मोड़ में मुड़ते थे और बच्चे खेल रहे होते थे, उनको चोट लग जाती थी, या कई बार बच्चों की मृत्यु भी हो जाती थी। तो अक्सर देखा गया है कि तिराहे पर एक्सीडेंट प्रोन जोन बनता है, एक्सीडेंट बनने की संभावना होती है, तो जानमाल को होता है, रिस्क हो सकता है, इसलिए कहते हैं टी पॉइंट मकान नहीं लेना चाहिए। बट आज की नई टेक्नोलॉजी हो गई है, अगर सड़कें चौड़ी हो गई है, आज से अगर मैं देखता हूँ जीवन की 50 साल पुरानी कॉलोनी आदर्श नगर सिविल लाइन देखता हूँ, वहां पर 20 या 30 फीट की सड़कें हैं। तो सोचिए 50 साल पहले कॉलोनी 20-30 फीट की सड़कें थी, तो आज से 1000 साल पहले कितनी सड़कें होती होगी। तब व्हीकल वाहन होते नहीं थे इस तरह, आज की तरह कारें, ट्रकें नहीं, बसें नहीं होती थी, तो उस टाइम एक्सीडेंट होता था। आज की तारीख में हॉर्न बन गया है, किराए पे वैसे भी नॉर्म्स आ गए हैं कि मकान थोड़े टेढ़े बनते हैं, और वैसे भी सड़कें चौड़ी होती है तो एक्सीडेंट चांसेस कम रहते हैं। अब अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो टी पर प्रॉपर्टी लेने, कमर्शियल प्रॉपर्टी लेने फायदा ये होता है कि 3 तरफ से उसकी विजिबिलिटी होती है। तो 3 से विजिबिलिटी होती है तो ऑफकोर्स उसका मार्केटिंग का पैसा बचता है, उसको बिजनेस अच्छा मिलता है। प्रैक्टिकली हर प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी मैटर करेगा। इसके अलावा नॉर्मली जो टी पॉइंट होता है तिराहा बनता है, जहाँ 3 राहें मिलती है। पहले के टाइम में लोग को ये मानना होता है कि यार नेगेटिव शक्तियां, भूत प्रेत वास करते हैं। कई लोगों ने जादू टोना करके अपने, नींबू मिर्ची आपने देखा होगा अक्सर तिराहे पे चौराहे बड़ी मिलती है, बिल्कुल, तो लोग उससे डरते थे, अज्ञात के भय होता था। मेरा व्यक्तिगत, मैं टी पॉइंट को गलत नहीं मानता, लेकिन हाँ, हर प्रॉपर्टी का अलग अलग हो सकता है। अगर जहाँ सड़क चौड़ी नहीं है, छोटी सड़क है, एक्सीडेंट होने की संभावना है तो नुकसान है। बड़ी सड़क पे लोग हैं तो कमर्शियल का फायदा हो सकता है, विजिबिलिटी अच्छी होती है तो फायदा भी है। अब डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे भारत में वास्तु का विज्ञान कम, विश्वास ज्यादा चलता है, वहम ज्यादा चलते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो अगर आप ऐसी चीज लेते हैं तो आपको बेचने में हो सकता है टाइम लगे, लेकिन फायदा ये आपको कम रेट में मिलता है।
एंड यूजर है, मकान बनाना है, तो मैं प्रेफर करता हूँ टी पॉइंट क्योंकि हवा रोशनी अच्छी आती है। तो दोनों प्रोज एंड कॉन्स है, वो प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी डिपेंड करेगा। उस प्रॉपर्टी एनालिसिस करें, सारे प्रोज एंड कॉन लिखे, उसके बाद निर्णय लें। अधिक जानकारी के लिए मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी अगर मैं आपका उस प्रॉपर्टी का एनालिसिस करके हेल्प कर सकूं। दर्शकों, बिल्कुल जो हमने नंबर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाए हैं, उन नंबरों पर आप व्यक्तिगत संपर्क करके संपूर्ण तरीके से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये नंबर टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है, 9828118898। देखिए, आपके जो सवाल हैं उसको अगर विस्तृत रूप से आपको पूरी समस्या का समाधान चाहिए, उसका जवाब चाहिए, तो आप व्यक्तिगत रूप से ही संपर्क करके और या रमेश टेलियानी जी से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करके व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप संपर्क कर सकते हैं और अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। हमारे अगले दर्शक जो है, उनका एक सवाल है कि देखिए, प्रॉपर्टी को लेकर के लोगों के मन में टेलियानी जी काफी सवाल जवाब रहते हैं, क्योंकि लाखों करोड़ों तक की जो प्रॉपर्टी होती है उसको देखभाल करके ही लिया जाता है। उनका ये कहना है कि अगर खरीदार है तो उसे किस प्रक्रिया के दौर से गुजरना चाहिए, उससे किन किन दस्तावेजों की जांच करनी चाहिए, और क्या सर्वे कराना चाहिए, या विभाग में किस प्रकार से जाकर के उसे मिलकर के उस जमीन की या उस फ्लैट के बारे में संपूर्ण जानकारी लेनी चाहिए। आमतौर पर हम कहते हैं कि प्रॉपर्टी खरीदो और क्लियर टाइटल खरीदो। अब क्लियर टाइटल क्या होता है, क्लियर टाइटल की डेफिनेशन क्या है? क्लियर टाइटल की डेफिनेशन ये है कि जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो उसमें जो काबिज है जी, जो उसमें रहता है, जिसका कब्जा है, और उस प्रॉपर्टी सरकारी डॉक्यूमेंट्स में उसी का नाम है। अगर मान लीजिए मैं एक प्लॉट बेच रहा हूँ जिसपे मेरा ही कब्जा है और प्रॉपर्टी पेपर मेरा ही नाम है जी, और मैं ही डील कर रहा हूँ, तो ये क्लियर टाइटल। कई बार ऐसा होता है प्रॉपर्टी किसी और के नाम से होती है, डील कोई और करता है, कब्जा किसी और का होता है, तो उसको क्लियर टाइटल की श्रेणी में नहीं लिखा जाता जी, अब डिपेंड करता है, क्योंकि कई प्रोफेशनल लोग होते हैं जो ऐसे डिस्प्यूट प्रॉपर्टी या बिना क्लियर टाइटल प्रॉपर्टी लेना पसंद करते हैं क्योंकि वो सस्ती मिलती है। अब डिपेंड करता है, अगर आप सुख शांति चाहते हैं, बिल्कुल रहने के लिए चाहते हैं, मिडिल क्लास है, पहली प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो क्लियर टाइटल लीजिए। क्लियर टाइटल पता लगाने के लिए आप किसी अच्छे प्रोफेशनल रियल्टर से मिल सकते हैं, वकील से बात कर सकते हैं। ज्यादा नहीं तो प्रॉपर्टी को बैंक के लोन के लिए प्रोसेस करा सकते हैं। अगर बैंक लोन देने को तैयार है तो मतलब प्रॉपर्टी क्लियर टाइटल है, वकील चेक करके बता सकते हैं। आप जिस व्यक्ति के पेपर पर नाम है, अगर उसके ओरिजिनल पेपर देखते हैं, आप ओरिजिनल पेपर देखिए, नहीं देखते, नहीं समझ में आता है तो किसी एक्सपर्ट को दिखाइए, और उसी व्यक्ति से डील करेंगे तो फ्रॉड के चांसेस बहुत कम होते हैं। जितना ज्यादा चेक का पेमेंट होगा उतना सेफ्टी रहेगी। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आसपास का सर्वे भी कर लीजिए, आसपास पड़ोसी से पूछ लीजिए कि इस प्रॉपर्टी में कभी कुछ दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि आपको वहीं रहना है, तो पड़ोसी से अच्छे रिलेशन रखने फायदा ही होगा। आसपास से पूछ सकते हैं, उस एरिया के ब्रोकर से या उस एरिया के पार्षद से भी आप जानकारी ले सकते हैं। जी, जो इस तरह के लोग होते हैं उनको आइडिया रहता है। अब कोई सोसाइटी बनी हुई है तो वहाँ के सेक्रेटरी को सारा पता होता है, सेक्रेटरी से पता लग सकता है, बैंक से पता लग सकता है, अखबार में दे सकते हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदने पे आप ये एबीसीडी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, अगर किसी को दिक्कत तो नहीं है, अगर किसी अथॉरिटी में आती है, जैसे अजमेर में अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी है या हाउसिंग बोर्ड है या नगर निगम है, तो वहां से एनओसी मांग सकते हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट नहीं होगा तो एनओसी मिल जाएगी। एग्रीकल्चर जमीन लेते हैं तो एग्रीकल्चर में जमाबंदी में नाम देखा जाता है, जमाबंदी में जिससे डील कर रहे हैं वो है कि नहीं है, तरमीम है कि नहीं है, क्लियर डिमार्केशन है कि नहीं है। इन चीजों को ध्यान में रखेंगे तो फ्रॉड के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ना के बराबर हो जाते हैं। जी, जी, बिल्कुल। टेरेनी जी, हमारे जो दर्शक हैं उनके लगातार सवाल आते रहते हैं। अगला सवाल जो आया था हमारे पास में, वो उनका ये पूछना है कि पिता की संपत्ति जो होती है उसमें बेटियों का कितना अधिकार होता है, और उसके लिए अगर मान लीजिए कहीं पर उन्हें कोई समस्या आ रही है तो उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए उस संपत्ति को प्राप्त करने के एक्चुअली क्या होता है, भारत में जो कानून है कई रिलीजियस के आधार पर ही है। लिए। जी, मुस्लिम कोड अलग चलता है, हिंदू आचार संहिता अलग चलती है, हिंदुओं का कुछ नियम अलग है। जी, और ओवरऑल भारत में जो चलती है, जो पहले आईपीसी था, अभी भारतीय न्याय संहिता, ये या जो कानून है, संपत्ति कानून है, उसमें बेटे बेटी को बराबर माना गया है। अगर पिताजी की स्वर्ण संपत्ति है तो वो जिसको चाहे दे सकते हैं। अगर वो जीवित हैं तो अपने इच्छा अनुसार किसी को विल कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं। अगर वो पैतृक संपत्ति है तो उन्हें अपने नीचे सबको बच्चों को बांटनी पड़ती है बराबर, उसमें बराबर शेयर, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो विल के आधार पे हो सकता है, नहीं तो सजरा वंशा, जिसको कहते हैं सक्सेस सर्टिफिकेट या सजरा बनाने का, उसके आधार पे जितने भी वारिस है उनके बराबर बांटने का सिस्टम चलता है। ये नॉर्मल कानून है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि डिस्प्यूट हो जाता है या कुछ क्लैरिटी नहीं होती है, कुछ ऐसे प्रकार होते हैं
जिसमें पिताजी ने जीते जी पावर ऑफ दे दी किसी बेटे को, लेकिन वो नहीं बिकी, अब गुजर गया, अब क्या करें। तो ऐसे केस में या तो विवाद जो कोर्ट जाओ, कोर्ट फैसला करेगा, या यहाँ पे तो बैठ के समझौता करें। और तीसरा कोई, ये तो भारत में भी कोर्ट केस में काफी समय लगता है, जी तो हम तो लोगों को सलाह देते हैं कोशिश करें अगर 5-10% ऊपर नीचे भी हो जाए तो कोर्ट में न जाए, आपस समझौता करें, बेहतर रहेगा। लेकिन कुछ नहीं होता है तो भारतीय न्याय पे व्यवस्था भरोसा रखे, आपके सही फैसला होगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कोर्ट जाने से पहले अगर वैसे ही समझौता हो जाता है, क्योंकि सिविल के जो मामले हैं वो सालों साल तक चलते हैं, पीढ़ियां भी निकल जाती है इसमें, तो उसमें परेशान होते रहते हैं, वकील की फीस, कोर्ट कचहरी की चक्कर लगाना करना, और फिर घर में जो टेंशन परिवार के अंदर रहती है वो बहुत ही ज्यादा आदमी को परेशान करती है। मैंने काफी मुद्दे देखे प्रॉपर्टी के जिनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ईगो की होती है। जी पक्षों को कई बार पैसे की नहीं प्रॉब्लम होती है, लेकिन कई ईगो की प्रॉब्लम होती है। तो आपस भाई बहनों विवाद होते हैं किसी अहम के कारण भी काफी होते हैं, जी जबकि मामले कोई ज्यादा नहीं होते हैं। मतलब सिंपल बात भी, पिताजी ने खरीदी थी 100 रुपए में, खरीदी थी, आज करोड़ रुपए की होगी। जी आपने खरीदी नहीं प्रॉपर्टी, लेकिन आप विवाद कर रहे हो। जी देखिए हर आदमी सोचता है कि मेरे को कम से कम मेहनत में ज्यादा पैसा मिल जाए, कोशिश करते हैं, कई लोग विवाद भी करने की कोशिश करते हैं कि हमें ज्यादा पैसा मिल जाए। लेकिन सलाह यही, नैतिकता से रहेंगे, धर्म का पालन करेंगे, एथिक्स का पालन करेंगे, सिद्धांतों का पालन करेंगे, तो आप भी खुश रहेंगे, आपके बच्चे भी खुश रहेंगे। कोर्ट कचहरी में बहुत समय जाता है, उलझा जाती है, उससे बचे। बाकी 5-10% ऊपर नीचे भी होगा, आपस में समझौते प्रेम सहित फैसला हो जाए, समझौता हो जाए, उससे बेहतर कुछ नहीं होता। रमेश जी, हमारा जो अंतिम सवाल है वो ये है कि एक मान लीजिए पैतृक संपत्ति है, दादा की संपत्ति है और दादा की मृत्यु हो चुकी है, उनका पुत्र है, उसका उस संपत्ति में हक है, लेकिन उसका भी कोई पुत्र है, यानी पौत्र है, पोता है, तो उसका भी उतना ही हक होगा बराबर का, या जो पिता ले चुके हैं वो ही उसे संतुष्ट करना पड़ेगा? जब तक मैं 3 पार्टी मानता हूँ, पहला दादाजी, सेकंड उसका बेटा, तीसरा पोता। जी अगर दादाजी जीवित है तो अपने सब विल के हिसाब से, जैसे मैंने पहले बताया, वो जैसा देना चाहे दे सकते हैं। उनकी मृत्यु होगी तो उनके बेटों में बराबर बटेगा। जी अगर बेटे में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनके बच्चे बराबर वारिस होंगे। लेकिन अब पिताजी अगर अपना हिस्सा ले चुके हैं तो फिर बेटे अलग से हिस्सा नहीं मांग सकते, पोते मतलब जो पोते हिस्सा नहीं मांग सकते, किसी बड़ी नहीं मांग सकते। यानी पिता ने ले लिया तो फिर पोतों का किसी प्रकार से अधिकार नहीं। अब पिता ने उनको दिया नहीं दिया वो बात अलग है। अब उसको पैतृक संपत्ति मिली पिता को, तो उसको कायदे से पोतों को बांटना चाहिए। जी अब कई लोग खर्च कर लेते हैं, कई लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, वो बात अलग है। लेकिन हाँ, पैतृक संपत्ति में नॉर्मली इस तरह होना चाहिए, पीढ़ी दर पीढ़ी बंटवारा होना चाहिए। और दर्शकों, आपने देखा कि लगातार मंगलवार को सायंकाल 6 बजे आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या है, उनके सवालों के जवाब हमारे यहाँ से दिए जाते हैं, और स्वामी न्यूज और सुख संपत्ति के संयुक्त तत्वाधान में आपकी प्रॉपर्टी की समस्या और जिज्ञासाओं के समाधान के लिए प्रॉपर्टी हेल्पलाइन नंबर भी हम आपको दिखाते हैं, टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है। आप व्यक्तिगत रूप से रमेश जी से अगर संपर्क करना चाहें तो 9828118898 पर संपर्क कर सकते हैं। अंत में मैं आपसे क्या पूछना चाहूंगा रमेश जी, देखिए लोगों की धारणा हो जाती है कि आउटसाइड है, यहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहा है, वहां पर ये कॉलेज यूनिवर्सिटी बन रही है, इस जगह पर ये बन रहा है, वो बन रहा है, वहां पर प्लॉट ले लेते हैं तो आने वाले टाइम के अंदर बहुत फायदा होगा और इन्वेस्ट अभी कर देते हैं। तो ये क्या सही है, या अभी जल्दबाजी करना और पैसे को फंसाना गलत बात है इसमें? देखिए 70,000 साल पहले, 70,000 साल पहले ईश्वर ने काफी जीवों, सभी जीव बराबर थे, चाहे बंदर हो, चाहे इंसान हो, चाहे शेर हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे गधा हो, चाहे कुत्ता, सब बराबर थे। पिछले 70,000 सालों में इंसान इवॉल्व हुआ। कैसे इवॉल्व हुआ? 2 चीजें थी, एक तो थी कॉपरेशन की, एक थी इमेजिनेशन की। जी तो इन दोनों शक्तियों का इस्तेमाल करके इंसान काफी डोमिनेटिंग जीव बना, और आज पृथ्वी पर अपना सबसे ज्यादा प्रभाव इंसानों का है। इन इंसानों ने सिस्टम बनाया, कई कई चीजें सीखी। अब सबसे बड़ी चीज है हमारी मेमोरी रहती है, हम सीखते हैं पुराने अनुभवों से। बचपन में अगर मुझे लगता है मैं नुकीली चीज पे हाथ लगाऊंगा तो मुझे चोट लग सकती है, या मैं ढंग से नहीं चला तो मैं गिर सकता हूँ, तो ये चीजें मेरी मेमोरी में बैठ गई है, तो मैं आगे ध्यान रखता हूँ। सभी लोग ऐसे ध्यान रखते हैं, तो हम चीजें सीखते हैं अनुभव से। तो प्रॉपर्टी में भी अनुभव काम करते हैं कि पिछले कुछ सालों में प्रॉपर्टी के दाम कहाँ बढ़े हैं। इवन शेयर मार्केट में काम होता है, शेयर मार्केट, शेयर की प्राइस क्यों बढ़ती है, या सोने की रेट क्यों बढ़ती है। कोई भी चीज बढ़ती है तो उसके पीछे वजह होता है, उसके पीछे साइंस है, उसके पीछे इकोनॉमिक्स है, उसके पीछे पूरा फाइनेंस मैनेजमेंट चलता है। उन प्रिंसिपल को ध्यान में रखेंगे तो आपको हर चीज एक्सपेरिमेंट करके एक्सपीरियंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो पिछले मैं जितना मेरे नॉलेज है, जब मैंने एमबीए किया था और उसके करीब मुझे 20-22 साल का अनुभव है, मैंने देखा शहर को, अजमेर शहर को विकास होते हुए। आज से 20 साल पहले जब मैं ग्लोबल कॉलेज में एमबीए करता था, उसके 3-4 किलोमीटर दायरे में कोई मकान नहीं था। एक स्टीफन स्कूल था, उसके बाद ग्लोबल कॉलेज था, बीच में सारा खेत थे, यहाँ जंगल था। तब कुछ नहीं था, तब वहां पे 100 रुपए गज में प्रॉपर्टी मिलती थी। लेकिन जिसने उस टाइम विजन लिया, उस टाइम इन्वेस्ट किया, तो आज वो जो प्रॉपर्टी जो 100 रुपए की दिया, तो 50,000 रुपए गज होगी। 1 लाख की प्रॉपर्टी 2 करोड़ की हो गई। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने लिया और वेट किया। ऐसा क्यों हुआ कि जैसे जैसे लोग बसते गए, वहां कौन बसते गए? जो शहर में अफोर्ड नहीं कर सकते। आज वही स्थिति जनाना अस्पताल के आगे, मेडिकल कॉलेज के आगे हो गई है। आज अगर आप 50 लाख में घर लेने जाओ, तो आपको पंचशील में, वैशाली में नहीं मिलेगा। बिल्कुल। अब आपको अपनी जमीन भी चाहिए और लगता है भाई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, तो इन्वेस्टर इसीलिए करते हैं भाई, जब वहाँ मेडिकल कॉलेज बनेगा तो ऑफकोर्स वहाँ पे लोग इलाज के लिए भी जाएंगे, पढ़ने के लिए भी जाएंगे। बिल्कुल। वहाँ जाएंगे तो आसपास मेडिकल कॉलेज भी खुलेंगे, लैब भी खुलेंगी, रेस्टोरेंट भी खुलेंगे, होटल भी खुलेंगे, लोग रहेंगे, आएंगे, तो इकोनॉमी बढ़ेगी, वहाँ इकोनॉमी जाती है। अगर वहीं पे नया बाईपास बन रहा है तो वहाँ पे पेट्रोल पंप भी खुलेंगे, होटल भी खुलेंगे, रेस्टोरेंट खुलेंगे, कॉलोनीज बनेगी, तो धीरे धीरे वहाँ पे बसावट होगी। अब हर व्यक्ति अपने काम धंधे के हिसाब से वही चाहता है कि उसके घर पास आसपास ही हो। अगर मान लीजिए मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के लगा, तो उसको डेली शहर से बहुत दूर लगेगा, तो सोचेगा मैं आसपास ही घर बना के रह लूँ। या किसका वहीं पे अगर कोई बिजनेस होगा तो वो वही आसपास रहना चाहेगा, और उसे लग रहा है कि आज अगर मैं शहर के अंदर लूंगा तो मुझे महंगा पड़ेगा, वहाँ सस्ता पड़ेगा। तो इस तरह लोग लेते रहेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, और जैसे जैसे सप्लाई कम होती जाएगी, रेट बढ़ती जाएगी। सप्लाई मतलब आज अगर 100 प्लॉट है तो रेट ज्यादा, रेट कम होगी। मान लो अब सिर्फ 90 प्लॉट बचे, 80 प्लॉट बचे, जैसे जैसे प्लॉट कम होते जाएंगे, घर बनते जाएंगे, लोग एंड यूजर आते जाएंगे, वहां पे डिमांड बढ़ती जाएगी, क्योंकि नया आदमी आएगा, वहां रहने की इच्छा करेगा। इच्छा करेगा तो ज्यादा प्राइस भी पे करेगा। वो कहेगा ठीक है, 100 की जगह मैं 200 में दे दो, मैं लेने को तैयार हूँ, ठीक है 500 में लेने तैयार हूँ। तो रेट ऐसी बढ़ती है, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे वो, जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, रेट बढ़ती है। तो वो एरिया ऐसा डेवलप हो रहा है। आज से अगर आप 20 साल पहले, मैंने एग्जाम्पल दिया पंचशील नगर, एक भी मकान नहीं था, आप पंचशील प्लॉट मिलना मुश्किल होता है। तो जिसने 20 साल इन्वेस्ट किया, उसका 10 गुना से लेकर 100 गुना तक पैसा हुआ है। तो यही फॉर्मूला को हम अगर अप्लाई करें, नया डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, मेडिकल कॉलेज उसका बाईपास हो रहा है, तो ऑफकोर्स वहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, कम से 5 से 10 साल। बिल्कुल। और दर्शकों, आपने देखा कि आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी समस्या है उसके बारे में आपको जवाब तो मिल ही रहे हैं, साथ में आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आगे पीढ़ी दर पीढ़ी वहां रहना चाहते हैं, तो सभी समस्याओं के जो निवारण है, आपके जो सवाल हैं उनकी समस्या बनकर के जो आपके सामने आती हैं, आप पशुपेश में रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो बिल्कुल सटीकता से आपको लगातार हर मंगलवार को आपको जवाब दिया जा रहा है। और आप व्यक्तिगत रूप से रमेश टहलियानी जी से संपर्क करना चाहे तो मैं एक बार फिर से टीवी स्क्रीन पर आपको उनके नंबर दिखा देता हूं, 9828118898। इन नंबरों पर आप व्यक्तिगत रूप से उनसे संपर्क करके अपनी समस्याओं का हल पा सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो दर्शकों, अभी तक जो हमारी द्वारा आपको समस्याओं के समाधान, आपके सवालों के जवाब दिए गए, हमें लगता है कि आपको बहुत पसंद आए होंगे। और भी अगर आपकी कोई और समस्याएं जो इन प्रश्नों से अलग हट करके रही हैं, तो उसके बारे में भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। देखना ना भूलें हमारा कार्यक्रम प्रॉपर्टी हेल्पलाइन। जय हिंद, जय भारत।